दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पादपों में परिवहन। अब दोस्तों इस चीज़ को सबसे पहले यहाँ पर हम लिखना जान लेंगे, यानी कि पादपों में परिवहन होता क्या है इसको यहाँ पर जानेंगे। उसके बाद में एक हम चित्र ड्रा करेंगे और उस चित्र के माध्यम से एक एक पॉइंट को समझेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे पादपों में पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न खाद्य पदार्थ तथा जड़ों द्वारा ग्रहण किया गया जल एवं खनिज पदार्थ पौधे के विशिष्ट ऊतकों द्वारा सभी अंगों तक पहुंचता है। पौधों में जल तथा खाद्य पदार्थ के इस प्रकार से पहुंचने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण से पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन फ्लोएम नामक ऊतक पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है तथा मृदा द्वारा प्राप्त जल एवं खनिज लवण को जाइलम नामक ऊतक पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस चीज़ को चित्र के माध्यम से समझें तो ये रहा हमारा एक पादप यानी कि एक पेड़ पौधे का एक चित्र। इस चित्र में क्या होता है कि जैसा कि हमको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हमारी पत्ती में, यानी जो पत्तियां होती हैं पेड़ की, ये क्या करती हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये भोजन बनाती हैं। तो ये जो पत्तियां हैं ये भोजन बनाएंगी, तो ये भोजन अब ये जो पूरा पादप है यानी ये जो पूरा पेड़ है इसके अनेक पार्ट तक जाना जरूरी होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पेड़ होता है इस पेड़ में पाया जाता है फ्लोएम नामक ऊतक, और इसी ऊतक की सहायता से ये जो पत्ती ने भोजन बनाया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, तो इस भोजन को ये फ्लोएम हमारा ये जो पूरा पादप होता है इस पादप के पूरे पार्ट तक पहुंचा देता है इस भोजन को। ठीक इसी प्रकार से ये जो हमारा जड़ है, जड़ के नीचे से जल जो होता है वो पेड़ मतलब ग्रहण करता है और उस जल में खनिज लवण मिले होते हैं। तो ये जो खनिज लवण मिला हुआ जल होता है इस जल को ये जो हमारा पादप होता है इसमें पाया जाता है जाइलम नामक ऊतक। यानी कि यहाँ पर आप देखें तो ये जो नलिकाएं दिख रही हैं ऊपर की तरफ ये एक जाइलम नामक ऊतक होती हैं, और इसी ऊतक से होते हुए ये जो हमारा खनिज लवण से मिला हुआ जल है जो कि पृथ्वी में होता है वो इस जड़ से होते हुए फिर उसके बाद में इस जाइलम से होते हुए ये जो पूरा पादप है पादप के अनेक पार्ट तक ये जो हमारा जल है ये पहुंचता है। तो जल का जड़ से पूरे पौधे में पहुंचना, उसके बाद में भोजन का पूरे पौधे में पत्तियों से पहुंचना, ये जो पूरी प्रक्रिया कहलाती है यही प्रक्रिया हमारी कहलाती है पादपों में परिवहन। अब हम बात करते हैं पादपों में जल परिवहन के बारे में, यानी कि ये जो हमारा पादप है ये कैसे जल को अपने अंदर ग्रहण करता है, उसके बाद में कैसे अनेक पार्ट तक, जैसे बड़ी बड़ी वृक्ष होती हैं और बड़ी बड़ी वृक्ष के ऊपर चोटी तक कैसे पानी जो जल है वो पहुंचता है, इन सब चीज़ों के बारे में अब हम यहाँ पर बात करें। दोस्तों पादपों में जल के परिवहन को समझने से पहले सिंपली से इस चीज़ को यहाँ पर हम लिखना जान लेते हैं, उसके बाद में एक चित्र ड्रा करेंगे और एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पादपों में जल का परिवहन उसके मूल में उपस्थित मूल रोमों के द्वारा होता है। ये मूल रोम मिट्टी के कणों के बीच फैले होते हैं। मिट्टी के कणों में जल की मात्रा होती है तथा प्रत्येक मूल रोम के कोशिका रस में खनिज लवण, शर्कराएं व कार्बनिक अम्ल घुले होते हैं। अर्थात कोशिका द्रव्य की सांद्रता मृदा जल की सांद्रता से अधिक होती है, अतः मृदा जल मूल रोमों के बाह्य त्वचा में प्रवेश कर जाती है। इस चीज़ को अभी यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब हम यहाँ पर ड्रा करते हैं एक चित्र। तो ये रहा हमारा एक चित्र और इस साइड में ये रहा हमारा एक चित्र, यानी कि ये हमारे दो चित्र हैं। अब हम इस चित्र के माध्यम से पादपों में जल के परिवहन को समझते हैं। दोस्तों ये जो पादप है यानी कि ये जो पेड़ पौधा है, पेड़ पौधे के जड़ होते हैं। यहाँ पर ये जो जड़ होता है, जड़ में ये जो आपको पतली पतली ये जो शाखाएं दिख रही हैं इसको हम बोलते हैं मूल रोम,
और ये जो मूल रोम होते हैं ये मिट्टी में यहाँ पर फंसे होते हैं, यानी कि जाल के रूप में मिट्टी में मिले होते हैं और जो मिट्टी के कण होते हैं उसी के बीच में ये मूल रोम पाए जाते हैं। अब चूंकि मिट्टी में जल की मात्रा पाई जाती है तभी ये जो हमारा पेड़ पौधा होता है वो हरा होता है। तो मिट्टी में जल की मात्रा यहाँ पर पाई जाती है और नहीं भी पाई जाती है तो समय समय पर जब हम किसी चीज़ का प्लांट या पौधा लगाते हैं तो उसको पानी देते रहते हैं तो वहाँ पर मिट्टी में जल की मात्रा उसको मिलती रहती है। तो ये जो हमारा मूल रोम होता है वो मिट्टी के कणों के बीच में फंसा होता है। उसके बाद में मिट्टी में जल की मात्रा पाई जाती है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो मूल रोम है इस मूल रोम में भी यहाँ पर क्या होता है, एक द्रव्य पाया जाता है। जैसे कि जो मूल रोम है वो भी लसदार होता है, यानी कि जो मूल रोम की कोशिकाएं हैं, कोशिका का मतलब होता है जिससे वह छोटा पार्ट जिससे मिलकर वृक्ष बना होता है वही आपका हो गया कोशिका। तो ये जो मूल रोम होता है इस मूल रोम में भी रस पाए जाते हैं और उस रस में यानी कि उस कोशिका रस में पाया जाता है खनिज लवण, शर्करा और कार्बनिक अम्ल। यानी कि ये जो खनिज लवण, शर्कराएं और जो कार्बनिक अम्ल है ये जो हमारा इस मूल रोम है इस मूल रोम में जो रस पाया जाता है उसमें यहाँ पर मिले होते हैं। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा सांद्रता के बारे में। दोस्तों क्या है कि जैसे जल है, जल में कोई जैसे मान लें कि हम आटा मिला दें तो जल में आटा मिला देंगे तो जितने ज़्यादा आटा मिलाएंगे तो उसकी सांद्रता उतने ज़्यादा हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से एक जैसे मान लें दो कप हम ले लेते हैं, दोनों कप में जल भर लेते हैं। अब दोनों कप में जल भरा हुआ है, अब जैसे जैसे मान लेते हैं कि एक कप में हम थोड़ा आटा डाल दिए तो आटा जब डालेंगे तो उसकी सांद्रता बढ़ गई। यानी कि जितने ज़्यादा विलेय पदार्थ किसी विलेन में आप मिलाएंगे उतने ज़्यादा उसकी सांद्रता होगी। तो यहाँ पर क्या है कि एक कप में अगर हम आटा की मात्रा डालते हैं तो जितने ज़्यादा आटा डालेंगे उसकी सांद्रता जितने ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यहीं पर ये कप ये जो है इसमें कुछ नहीं मिला हुआ है, यानी कि ये जो हमारा मिट्टी में पाया जाने वाला जल है उसमें केवल खनिज लवण मिले हुए हैं। और ये जो हमारा मूल रोम है इस मूल रोम में जो कोशिका रस पाई जाती है उसमें आपके यहाँ पर खनिज लवण, शर्कराएं, कार्बनिक अम्ल ये कई चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या कि ये जो हमारा मूल रोम में जो रस है, कोशिका रस है, इसकी यहाँ पर सांद्रता अधिक है। क्योंकि अभी हमने बताया कि किसी भी जैसे अभी हमने बताया कि एक कप में जल में अगर हम आटा जितने ज़्यादा डालेंगे उसकी सांद्रता उतने ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारा मूल रोम में रस है इसमें कई सारे चीज़ मिले हुए हैं तो इसकी सांद्रता ज़्यादा हुई। अब यहाँ पर जो मिट्टी में जो जल है उसकी सांद्रता कम है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि जो जल होता है वो कम सांद्रता से ज़्यादा सांद्रता की ओर मतलब जाता है। तो यहाँ पर ये जो हमारे मूल रोम है इस मूल रोम में ये जो हमारा मिट्टी में उपलब्ध जल है वो प्रवेश कर जाता। अब जब यहाँ पर मूल रोम में ये जो जल है ये प्रवेश कर गया तो बहुत बड़ी बड़ी वृक्ष होते हैं या बहुत बड़े बड़े पौधे होते हैं तो उस पौधे के ऊपरी भाग तक यानी कि ऊपर पत्ती तक कैसे ये जल पहुँचे। जैसे क्या है कि एक मकान है, एक मकान के सबसे ऊपरी तल्ले पर अगर आपको जल को पहुंचाना है तो इसके लिए आपको नीचे आपको मोटर बैठाना होगा, मोटर फिट करना होगा, तभी तो वो जल ऊपर की ओर पहुंचेगा पाइप द्वारा। ठीक इसी प्रकार से ये जो हमारा पेड़ है ये बहुत ऊंचा होता है तो इसमें भी ये जो जल अभी यहाँ पर ये जो मूल रोम में जो जल प्रवेश किया इस जल को ऊपर जाने के लिए कोई यहाँ पर दबाव, कोई प्रेशर तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि पत्तियों में यानी कि जो ये पादप होते हैं इन पादप में वाष्पो उत्सर्जन होता है। अब ये वाष्पो उत्सर्जन क्या होता है इसको समझिए दोस्तों। क्या होता है कि ये जो जल होता है ये जल जब पत्ती के पास पहुँचता है तो पत्ती क्या करती है, पत्ती में जो जल होता है वो ऊपर उत्सर्जित हो जाता है। जितना यहाँ पर मूलरोम द्वारा जल जाएगा उसका केवल 5% जल ही ये जो पूरा पादप होता है ये यूज करता है। बाकी यहाँ पर जो 95% जल होता है वो यहाँ पर उत्सर्जित हो जाता है पत्ती के सहायता, यानी कि पत्ती में जो रंध्र होते हैं उससे यहाँ पर ये उत्सर्जित हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इससे क्या होता है कि एक यहाँ पर ये जो हमारा जाइलम है,
जाइलम के माध्यम, ये जो जाइलम नामक ऊतक है, यही हमारा जो जल है इसको पूरे ऊपर तक, यानी पूरे ये जो पादप है इसके पूरे शरीर यानी पूरे पार्ट तक पहुंचाता है। तो क्या होता है कि जब वाष्प उत्सर्जन होता है, यानी कि जो वाष्प बनकर ये जो जल है वो बाहर निकल जाता है, और वो भी 95% जल, तो एक प्रेशर ऊपर से बन जाता है, और इस प्रेशर के कारण यहाँ पर ये जो मूल रोम में गया हुआ जल है इस पर एक खिंचाव बल लगता है, और इस खिंचाव बल के कारण ये जो जल है ये बड़े से बड़े वृक्ष में भी ऊपर की ओर जाइलम में से होते हुए चली जाती है पत्तियों में, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। यानी कि यहाँ पर ये मूल रोम में जल प्रवेश किया, फिर यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन के कारण यहाँ पर जो खिंचाव उत्पन्न होता है उस खिंचाव के कारण जल ऊपर पहुँचेगा। जैसे जल ऊपर पहुँचेगा वहाँ पर उसका 95% जल वहाँ पर नष्ट हो जाएगा, यानी कि उत्सर्जित हो जाएगा, बाकी 5% जल यहाँ पर ये यूज करेगा। तो इस कारण से क्या होता है कि 95% जल बार बार निकल जा रहा है, तो जल की कमी होती रहती है ऊपर से, और नीचे से जल की भरपाई होती रहती है, मिट्टी में से जल यहाँ पर ये जो मूल रोम है इससे होते हुए जाते रहते हैं। तो खिंचाव जो है जल में, यहाँ पर ये जो पादप है इसमें ये यहाँ पर बराबर बनी रहती है, और ये जो मूल रोम से निकला हुआ जल है ये हमारा जल यहाँ पर एक एक कोशिका से होते हुए यहाँ पर फिर पहुँचते हैं जाइलम में, और जाइलम से खींचते हुए ये पूरे पादप के अनेक पार्ट तक पहुँच जाते हैं। तो ये रहा हमारा पादपों में जल परिवहन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।